Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बहुत स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि पटना के गांधी मैदान में आज एक सनातन महाकुंभ हो रहा है, जिसमें देश भर से बड़े बड़े धर्मगुरु वहां पर पहुंचे हुए हैं, पॉलिटिकल लोग भी हैं, कई राज्यपाल भी पहुंचे हुए हैं, बिहार के राज्यपाल हैं, एक और राज्य के राज्यपाल हैं। और यहाँ बाबा बागेश्वर अभी पहुंचे तो उनका बड़ा जबरदस्त स्वागत किया गया और इनका भाषण वहां शुरू हुआ, जिसमें इन्होंने कहा है कि बिहार पहला राज्य होगा जो हिंदू राष्ट्र बनेगा। बागेश्वर बाबा ने कहा कि बिहार के पागलों, ये बात गांठ बांध लो, हम सब हिंदू हैं, ये इन्होंने कहा। और इन्होंने कहा हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद, ये हमारा सपना होना चाहिए। अब ये भी नाम देखिए कहाँ तुकबंदी इन्होंने की है। जी हाँ, गजबा हिंद का उन्होंने भगवाए हिंद कर दिया। और इन्होंने कहा कि जाति के नाम पर लड़ाने वाले उनको हिंदुओं से दिक्कत है। सुनिए। आज पटना की इस भूमि, बिहार की भूमि, बिहार में वैसे ही बहार है। बिहार की जो भूमि ज्ञान की भूमि, बिहार की यह वो भूमि जिसने नीति दी, बिहार की यह भूमि जहां किशोरी जी प्रकट भई, बिहार की यह भूमि जहां हमारा भरोसा है कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला राज्य बिहार होगा। कही दिया उन्होंने। अभी आप कह रहे थे बात पॉलिटिकल होगी, लेकिन सीधे सीधे नहीं कही, लेकिन कहा भाई हमारा एजेंडा हिंदू राष्ट्र है और उसमें सबसे पहले राज्य बिहार होगा जो कि हिंदू राज्य बनेगा। अब बिहार की ऐसी सीरत है क्या वैसे त्रिपाठी जी? नहीं, एक तो ऐसी सीरत नहीं है और दूसरा मैं बार बार कहता हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, भारत हिंदू राष्ट्र है ही भाई। इसको कोई और राष्ट्र नहीं बनाना है, इसमें कोई भ्रम नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र है, इसीलिए सेकुलर, इसीलिए अलग अलग तरह के लोग, इसीलिए अलग तरह की बात करने वाले सब यहां इसीलिए हैं क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है। इसमें कोई भ्रम नहीं। इससे ज्यादा पॉलिटिकल बात आगे वाली है कि जिनको, जो लोग तुम्हें जातियों में बांटना चाहते हैं उसको वो मान लो कि उनको हिंदू से प्रॉब्लम है। अब यही बात तो मैं पहले कह रहा था। ये सीधे सीधे ये जो मंच सजा हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की उसी बात को, या जिसको हम कहें कि तेजस्वी, जिसको कहते हैं कि हमारा तो एक अपना समीकरण है, हमें मौलाना कहा जाता है, तो इसमें गलत क्या है, ये तो बहुत अच्छा है, उसका जवाब है। जवाब करके नहीं कहा जा रहा है कि भाई हम जवाब ही देने आ रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर वही जवाब है। और बिहार में पिछले कुछ समय से, और अभी मैं बीच में पटना गया था, ये महाकुंभ के ठीक बाद एक सज्जन आए डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊं कि बिहार के घर घर से लोग प्रयाग चले गए। तो हमने कहा इतना कहां से चले गए? कई इतनी बढ़िया सड़क बन गई है बिहार से जाने की, उत्तर प्रदेश में इतना बढ़िया सब बन गया है, हिंदू जितने स्थान है वो इतने प्रतिष्ठित हो गए हैं, तो बिहार का आदमी तो वैसे भी धर्म भीरू रहता है। तो हमने कहा लेकिन अंत में तो जाति में बढ़ता है। कहे बढ़ता है, लेकिन जिस तरह का वातावरण कुंभ के बाद बना है, वो वातावरण हिंदुओं को एक कर रहा है। चुनाव में कुंभ का भी असर रहेगा लोगों पर? निश्चित तौर पर रहेगा ना। जो लोग वहां उस वक्त गए हैं, जो लोग यात्रा करके गए, परिवार सहित स्नान करके आए, उनकी जो स्मृतियां होंगी, वो क्यों नहीं होगा असर? एक और बयान आया बाबा बागेश्वर का। अब एक बात गांठ बांध लो, पूछो क्या? हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अरे भैया माइक वाले ठटरी के बरे जो शंख बार बार बंद कर दे। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। इसलिए हम सब आज सनातन महाकुंभ के इस पर्व पर एक बात हम कहेंगे और विराम करेंगे अपनी बात को। अभी वर्तमान में कहीं भाषावाद की लड़ाई चल रही, कहीं क्षेत्रवाद की लड़ाई चल रही, कहीं जातिवाद की लड़ाई चल रही। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं। और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा,
क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है, हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। अरे जब हम सब हिंदू एक हैं, एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं, तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय, एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो, चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं? तो हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। और दूसरी बात सुन लो कान खोलकर, हमारे पत्रकार बंधु भी खड़े, इन्हें मसाला तो चाहिए ही चाहिए, तो इनको हम कह दें भैया बिल्कुल कान खोलकर, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं, जिस जिस पार्टी में हिंदू हैं हम उस पार्टी के हैं। उन्होंने कहा मीडिया को मसाला चाहिए, हम अपना काम करेंगे, वो अपना काम कर रहा है, हम उनकी बातों की समीक्षा कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा मैं राजनीति के लिए नहीं आया, मैं रामनीति के लिए आया हूं, मेरा किसी एक पार्टी से लेना देना नहीं है। अब मुद्दे वो जितने भी उन्होंने कहे, कहीं भाषा को लेकर लड़ाई है, कहीं क्षेत्रवाद की लड़ाई है, ये तो बात सही है। अब इसको लेकर अगर कहीं हो रहा है, उनका अपना एजेंडा, वो कहते हैं मेरा अपना एजेंडा हिंदू राष्ट्र बनाने का है, हिंदुओं को एकजुट करने का है। अब आप इसमें पॉलिटिक्स देख सकते हैं, वो व्यक्ति तो खैर आप गलत या सही, आपने तो अपने एजेंडे पे निकला हुआ है। देखिए आप पॉलिटिक्स क्यों ना देखिए, अब बात ये अगर किसी एक पार्टी की बात करें जो हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ के आई है, तो कौन सी पार्टी? बीजेपी। अगर किसी ने राम मंदिर के नाम पर पूरा आंदोलन किया, बीजेपी। अगर हिंदुत्व के नाम पर किसी भी एक पार्टी को आप आगे रखेंगे तो वो बीजेपी है। तो ऐसे में जब आप ये बातें करेंगे तो वो साफ तौर से है कि पटना में जाके आप जब ये बात करोगे कि जातियों के नाम पर ना बटें, बिल्कुल सही बात करें, ना बटें, लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट या उसका पूरा कंक्लूजन क्या है? जब आप जातियों के नाम पे नहीं बटेंगे और धर्म के नाम पे वोट देंगे तो आप बीजेपी को, हिंदुत्व जो है वो बीजेपी को वोट देंगे। नहीं, बाबा का भी कुछ आधार बिहार में है क्या त्रिपाठी जी? नहीं, मुझे लगता है कि आधार किसी व्यक्ति का, किसी संत का नहीं है, उसी हिंदू शब्द का है। और वो आधार निश्चित तौर पर, देखिए बाबा बागेश्वर हो या कोई भी ऐसा जब हिंदू संत होता है तो किस समय वो क्या बात कर रहा है उससे लोग जुड़ते हैं। और आज के समय में बाबा बागेश्वर देश भर में हिंदुओं की एक आवाज, एक पहचान बन रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने यहाँ जो उनका अपना घर गांव है वहां एक कैंसर का हॉस्पिटल हिंदुओं को जिस तरह से आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो वो लोगों को अपील तो करता है। अब जाहिर है दूसरा वाला जो वर्ग है वो कहेगा कि देखिए ये आ गए, ये कम्युनल पॉलिटिक्स करने आ गए, ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो राजनीति तो होगी ही होगी। हाँ ये ठीक है, मैं भी ये मानता हूं कि कोई ये कहना ठीक नहीं है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वो किसी एक पार्टी के हैं, ये तो कहना मुझे भी ठीक नहीं लगता है। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री तो अभी भी नए मार्केट में आए हैं। संघ तो 1925 में बना है, संघ तो 1925 से ये बात कर रहा है कि भाई जातियों पे नहीं बटना है। हिंदू राष्ट्र की बात 1947 के बाद से संघ लगातार करते रहा है। और बिहार में पटना में जाकर आज बाबा बागेश्वर कह रहे हैं, संघ तो अभी दिल्ली में बैठक चल रही है, संघ के प्रांत प्रचारकों की बैठक हो रही है, उसमें बहुत चिंता हुई है कि समाज जातियों के अंदर जो बढ़ रहा है इसको कैसे रोका जाए, सामाजिक समरसता की बात कैसी जाए, एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान की बात कैसी जाए समाज में। संघ लगातार जमीन पर काम कर रहा है, उसके बाद भी एक बड़ा वर्ग है जो जाति में बटा हुआ है। ठीक है, स्टेज पे कहना तो ये बहुत आसान है, वर्ग नहीं, सबसे बड़ा वर्ग वही है। बिल्कुल, स्टेज पे कहना बहुत आसान है। जब रोटी बेटी का रिश्ता आता है तो आदमी अपनी जाति ही देखता है, तब वो हिंदू की बात नहीं करता कि हम हिंदू है। समाज इतना गहरे तक जाति में बटा हुआ है कि सिर्फ बाबा बागेश्वर के स्टेज पे कह देने से ऐसा नहीं होगा कि बिहार का पूरा आदमी हिंदू बनकर वोट करने लगेगा और देश में पूरा जातिवाद खत्म हो जाएगा। जाति समाज की सच्चाई है, वो बनी रहेगी, वो खत्म होना चाहिए। जाति के नाम पे लड़ाई झगड़े खत्म होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि दूसरा में संघ जितना काम कर रहा है, हिंदुस्तान में किसी ने काम नहीं किया है कि जातिगत भेद खत्म हो। समय लगेगा लेकिन आने वाले दिनों में खत्म जरूर होगा। उद्देश्य तो ठीक है बाबा बागेश्वर का, आप कह रहे हैं आसान नहीं है इतना। अच्छा, बिहार की दूसरी बड़ी खबर जो है वो है वहां जो ये गहन निरीक्षण अभियान वोटर लिस्ट का चल रहा है, इसको लेकर के इसमें पहला डेवलपमेंट तो ये कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ले जाने वालों में महुआ मोइत्रा भी हैं, बंगाल की टीएमसी की नेता। एडीआर एक संस्था है, वो भी सुप्रीम कोर्ट इसको ले गई है और उनका कहना यह है कि इस एक्सरसाइज के जरिए बिहार के, इसके बाद बिहार में करोड़ों लोग जो हैं
वो अपना वोट का अधिकार जो है या इस बार चुनाव में वोट डालने से वंचित रह सकते हैं। दावा तो कुछ लोगों ने यह किया कि 8 करोड़ के लगभग बिहार में टोटल वोटर होंगे इस बार, 13 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। उन 8 करोड़ लोगों में से 3 करोड़ लोग हो सकता है छूट जाएं, क्योंकि ये रिवीजन का काम पूरा नहीं हो पाएगा ठीक से, ऐसा कहा जा रहा है। 3 याचिकाएं हैं सुप्रीम कोर्ट में। पहली याचिका में चुनाव आयोग के आदेश को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ईडीआर ने चुनौती दी है और इस याचिका में आयोग के आदेश को मनमाना कहा गया है और कहा गया कि लाखों वोटर्स का अधिकार खत्म करने का खतरा है। दूसरी याचिका योगेंद्र यादव ने दाखिल की है, जिसमें चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन के आदेश को उन्होंने असंवैधानिक कहा है और सुप्रीम कोर्ट से इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। तीसरी याचिका महुआ मोइत्रा की है। महुआ मोइत्रा ने इलेक्शन कमीशन के इस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें बिहार में ये जो मतदाता सूची है इसका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वो किया जा रहा है। अब सवाल यह कि ये मामला जो है पहुंचा कहां तक। बहुत सारे विपक्ष के नेता मिलकर सुप्रीम इलेक्शन कमीशन से मिले। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें एक टाइमलाइन बताई कि इस तारीख तक ये काम, इसके आगे ये काम और सितंबर में फाइनल सूची हम लोग जारी कर देंगे। हमारा काम हमारी रफ्तार से ठीक चल रहा है, आप लोग चिंता मत कीजिए, इसमें कोई छूटेगा नहीं और हमारा काम समय से पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है इतनी बड़ी एक्सरसाइज टाइम पे पूरी नहीं हो सकती। अब कुछ डेटा आया है, इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इसमें जो फॉर्म बांटे जाने थे करोड़ों लोगों के बीच में, वो फॉर्म भरेंगे, उस पर अपना कोई डॉक्यूमेंट लगाएंगे, फोटो लगाएंगे, फिर वो इलेक्शन कमीशन को वापस करेंगे। 87% लोगों को वो फॉर्म बांटा जा चुका है, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से जानकारी दी गई है। ये संख्या है लगभग 1.5 करोड़ लोगों की। 87% जितने लोगों को फॉर्म जाना था उसके 87% लोगों को फॉर्म जा चुका है। आगे कह रहे हैं 5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म हमें लौटा भी दिए हैं, भर के फॉर्म उन्होंने हमारा वापस भी कर दिया है, ये जानकारी वो कह रहे हैं। तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा था कि हमारा काम जो है वो हमारी टाइमलाइन के हिसाब से ठीक चल रहा है, वो उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब सवाल ये कि साहब जो डॉक्यूमेंट देने हैं वो डॉक्यूमेंट क्या एक आम घर में होते हैं, तो कौन से डॉक्यूमेंट इस फॉर्म में लगाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट हैं जिसके हिसाब से ये होना है। पहला जो है कोई अगर सरकारी कर्मचारी है तो वो अपना आई कार्ड दिखा दे। दूसरा उन्होंने कहा है बर्थ सर्टिफिकेट, किसी के घर में हो बर्थ सर्टिफिकेट दे दे। तीसरा पासपोर्ट। चौथा आपका मैट्रिक का या उससे आगे का कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र हो, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी। तीसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो। फिर एक वन अधिकार प्रमाण पत्र है, ये ज़्यादातर एसटी लोगों के लिए होगा। इसके अलावा अगर कोई भी जाति प्रमाण पत्र है आपके पास, ओबी एससी एसटी, कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट हो, वो कास्ट सर्टिफिकेट आप लगा दीजिए। या परिवार एक फैमिली रजिस्टर होता है, ये ग्राम पंचायत जो है वो जारी करती है, उसमें अगर आपका नाम है तो वो आप बता दीजिए। या सरकार के द्वारा जारी ज़मीन या मकान का आवंटन अगर आपको हुआ है तो उसका प्रमाण पत्र दे दीजिए। अब डेटा ये बता रहा है कि ये आम डॉक्यूमेंट नहीं है। पासपोर्ट कितने लोगों के पास होगा? जन्म प्रमाण पत्र का मैंने कहीं डेटा देखा तो कुछ 1% लोगों के पास जो है वो जन्म प्रमाण पत्र जो है वो होता है, वो निकलवाते हैं। ज़्यादातर लोग तो जन्म प्रमाण पत्र जो है वो लेते नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट। इसका बारे में ये बताया गया है कि साल 2000 में, एक अंदाज़ा लगाइए आप, साल 2000 में बिहार में केवल 1,19,000 जन्मों का डेटा इकट्ठा हुआ था। मुमकिन नहीं है बिहार जैसे प्रदेश के अंदर, वहाँ वो कह रहे हैं हमसे मांगा जा रहा है कि आप बर्थ सर्टिफिकेट दे दीजिए। ऐसे ही पासपोर्ट आता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आम घर में लोगों के पास नहीं है, ये विपक्ष के लोगों का कहना है। कुछ बात सुन लीजिए उनकी। हमारी जो धर्म पत्नी है, आप सबको पता है कि वो दिल्ली की रहने वाली है। 2-3 महीने पहले ही उनका हमने वोटर आईडी बनवाया है। और आपको पता है उनको वोटर आईडी देने में कौन सा डॉक्यूमेंट लगा था? आधार कार्ड का। 2-3 महीने मेरी धर्म पत्नी आधार कार्ड दे करके वोटर लिस्ट बनवा ली। उस समय मान्यता था। अब हमको सोचना पड़ रहा है कि क्या मेरी धर्म पत्नी, क्योंकि उनका जो भी रहा है एड्रेस तो बाहर का रहा है, बिहार का तो नहीं रहा है, तो आप समझिए कि अब हमको भी सोचना पड़ रहा है कि कहाँ से डॉक्यूमेंट, उनका कौन सा डॉक्यूमेंट चलेगा नहीं, इस एड्रेस का क्या होगा।
अब हमको भी नया डॉक्यूमेंट उनके लिए बनवाना पड़ेगा, फिर जाकर के जो 2 महीने पहले वोटर बनी है उसको फिर से वोटर बनाना पड़ेगा। ये स्थिति हमारी भी है। तो आप समझ सकते हैं गरीब कैसे करेगा ये काम। तेजस्वी यादव की बात आप सुने तो पहली नजर में उसमें कुछ गलत नहीं दिखाई देता। अगर आधार कार्ड देकर के वोटर आई कार्ड बन सकता है, तो अब आप कह रहे हैं कि हमको रिवीजन के टाइम पर आधार कार्ड नहीं चलेगा, तो भाई आपका आदेश कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसमें चुनाव आयोग ने 2-3 बातें बहुत अच्छी की है सर। एक तो ये किया है कि 2.94 करोड़ जो वोटर है उनको डॉक्यूमेंट्स देना है। 2003 में जिनका पुनः निरीक्षण हो चुका है 4.96 उनको इससे छोड़ दिया गया है चुनाव आयोग ने। उनको भी उस इलेक्टर रोल की कॉपी लगानी है। हाँ, लेकिन उनका गहन निरीक्षण नहीं होने वाला है। उनका कोई बहुत डिटेल में निरीक्षण नहीं होगा। और लेकिन 1-2 चीजें जो है जिसमें जनता को समस्या होगी, इसमें 3 स्टेप्स है। 1 जुलाई 1987 के पहले जिनका जन्म हुआ है उनको अपने जन्म के सारे पेपर सबमिट करना पड़ेंगे। 1987 से लेकर 2004 के बीच में जिसका जन्म हुआ है उसको अपने पेरेंट्स में से किसी एक का डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। और 2004 के बाद जिसका जन्म हुआ है उसको अपने पेरेंट्स का, मदर फादर का डॉक्यूमेंट्स अपने जन्म के साथ सबमिट करना पड़ेगा। तो ये 87 के पहले जिनका बर्थ हुआ है उनके लिए एक बड़ा मुश्किल का इश्यू होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जितने ऑप्शन दिए, अगर चुनाव आयोग कहता है कि भाई आधार कार्ड आपकी पहचान है, आपकी नागरिकता का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसके ऊपर बहुत स्पष्ट लिखा है कि वो आपकी नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं है, वो आपके पहचान का है, उसको आपके जन्म आधार का भी डॉक्यूमेंट्स नहीं माना जा सकता। जब उसके ऊपर लिखा हुआ है तो हम उसे आपके नागरिकता का पहचान पत्र नहीं मानेंगे। मुझे लग रहा है इसमें चुनाव आयोग गलत नहीं है। लेकिन जो 11 ऑप्शन चुनाव आयोग ने दिए हैं उसमें से कई चीजें ऐसी है कि जो उसके अंदर जनता के पास उपलब्ध रहती है। ऐसा नहीं है कि इसमें उपलब्ध नहीं रहेंगी। लेकिन यह बात भी गई कि 8% लोग ऐसे मतदाता होंगे कि जिनके पास ये 11 जो डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग मांग रहा है वो उपलब्ध नहीं होंगे। तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? क्या उन्हें डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए समय दिया जा रहा है? तो चुनाव आयोग ने कहा है कि आपके पास टिल 20 सितंबर तक का समय है कि आप 20 सितंबर तक अगर वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके बना के अपलोड कर देंगे तो हम नई जो सूची जारी करेंगे 30 सितंबर को, उसमें आपका नाम हम मतदाता की सूची में जारी कर देंगे। ठीक है। तो चुनाव आयोग ने बहुत इसमें विस्तृत विकल्प। वैसे तो अभी चुनाव आयोग ने ये डॉक्यूमेंट लगाने में एक छूट भी दे दी है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है उसके अंदर, खाली फॉर्म भर दो, पेपर बाद में सबमिट करो, आपको जल्दी नहीं है। उन्होंने कहा आप अगर अभी पेपर नहीं देना चाहते तो आप बस फॉर्म भर के जमा करा दीजिए, बाद में आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो एक ERO होते हैं, निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी, ये आपके घर जाकर के वेरीफाई करेंगे। अगर आप घर जाके वेरीफाई कर सकते हो तो फिर आप मांगे क्यों रहे हो कागज सबसे? एंड आपको ये छूट देनी पड़ी ना अंत में कि कागज ना लगाओ, कोई बात नहीं, हम बाद में आप अपलोड कर देना। देखिए, मेरे हिसाब से अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली देखें तो इतना क्या बड़ा पैनिक था कि एकदम कम टाइम जब रह गए हैं बिहार इलेक्शंस के लिए, इस इशू को उस समय लेके आया जाए। अगर इस इशू को लेके आना चाहिए था तो समय देना चाहिए था। इससे पहले कई 6 महीने पहले से ये प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए था। जो भी बिहार को अच्छी तरह से जानता है वो देखता है कि कनेक्टिविटी बिहार के अंदर उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, मेजर रोड्स ठीक है, लेकिन जब आप रूरल एरियाज में चले जाते हैं और कनेक्टिविटी में जाते हैं, खासकर मानसून पीरियड के अंदर, तो बहुत मुश्किलें आती हैं। और साथ में देखिए कितने ब्रिज तो पिछले साल गिर गए थे जिसमें जो कनेक्टिविटी एक्चुअली हर विलेज तक देते थे। तो ये सारे चीजों को देखा जाए तो एक ट्रस्ट डेफिसिट का माहौल बनाती है। ये एक इंप्रेशन देती है दूसरी पार्टीज को कि इसमें कुछ गड़बड़ होने वाली है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है लोअर लेवल पे जो 61.8% है सिर्फ लिटरेसी रेट बिहार का, 11% कम है पूरे देश के साथ। तो उनको वो फॉर्म्स, डॉक्यूमेंट्स उनको हैंडल करना, और लिटरेसी रेट का ये मतलब नहीं होता कि वो लिख पढ़ सकता है अच्छी तरीके से, वो सिर्फ साइन या नाम लिख सकता है या ऐसे छोटे मोटे काम कर सकता है, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है। ये है लिटरेसी रेट और उसमें बहुत फर्क है। और अगर ये सारी प्रॉब्लम्स है तो ऐसा क्या पैनिक था कि आप लास्ट मिनट पे जागे और आपने ये किया? और यही चीज ट्रस्ट डेफिसिट करती है। ये इसको चेक करना, स्पेशली इंटेंसिव रिवीजन करना, वो गलत नहीं है। वैसे तो अब सुप्रीम कोर्ट में चली गई बात, अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस पर देखना होगा। चुनाव आयोग कॉन्फिडेंट है कि हम अपनी प्रक्रिया पूरी करेंगे। देखिए, चुनाव आयोग तरह तरह से कोशिश कर रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि समय कम है, ये बात बिल्कुल चुभती है किसी भी तरह से। लेकिन क्या दूसरी तरफ ये भी बात है कि जब सारे लोग जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स का फ़ायदा उठाते हैं, या फिर आप जो है वो फ्री राशन का जो फ़ायदा उठाते हैं, क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती? आप बनवा लेते हैं ना डॉक्यूमेंट्स। तो लोगों, ऐसा थोड़ा कि लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए होते। उन सब को, अगर कास्ट के लिए भी आपको नौकरी की ज़रूरत होती है, कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं लोगों के पास,
तो आप कह रहे हैं ये बहाना नहीं चलेगा? ये मुझे लगता है कि ये एक ऐसा बहाना है, और उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि भाई हमारा जो ऑफिसर है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, वो जाके वेरीफाई कर लेगा आपके यहाँ पर। तो ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोशिश की गई। जो एक चीज जो पॉइंट आउट की जा रही है और सही भी है कि इसमें समय कम है, क्या वो इस समय में पूरा कर पाएंगे ये सारी चीजें, ये एक दूसरी बात जो है वो भी विपक्ष बार बार कह रहा है कि बिहार में बहुतायत में जो है लोग बाहर जाकर के काम करते हैं, वो लोग कैसे इतने कम समय में आकर के ये एक तो काम धंधा छोड़ के आए, ये काम पूरा करे फिर वापस जाए, कैसे मुमकिन होगा 1 महीने में? देखिए, एक तो एक राहुल जी ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं उस बात को मुझे बार बार लगता है कि जब आपको किसी सरकारी योजना का लाभ लेना है तब तो 2 मिनट में सब बन जाता है, तब तो आप उसके लिए एफर्ट ले सकते हैं। तो आपको वोट देने आना है और आप वोट बनवाने नहीं आ सकते। जो वोट बनवाने 4 महीने पहले नहीं आ सकता, वो क्या वोट देने बिहार में आएगा? ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। आप प्रवासी के नाम पर कितना बड़ा खेल करेंगे? और मैं बार बार कह रहा हूं कि वो प्रवासी जो बाहर रह रहा है वो आप ही का वोटर है, यानी अगर तेजस्वी कहे हमारा है या भाजपा कहे हमारा है, तो किसका वोटर माना जाएगा? और मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि जो लोग भी बाहर रहते हैं उसमें से बहुत छोटी आबादी होती है। वो छठ पे तो छुट्टी उनकी तैयार रहती है, वो दिवाली पे छुट्टी तैयार हो सकती है, घर में शादी ब्याह में तैयार हो सकती है। कितने लोग हैं जो मतदान करने के लिए इतना एफर्ट लेके जाएंगे? और जो मतदान के लिए एफर्ट करके जाएगा उसके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, ऐसा संभव नहीं। और जब हम बर्थ सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट एक है जो अब तो हॉस्पिटल भी देता है, फिर उससे नगर निगम से बन जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है, यानी 10वीं अगर आप पास हो गए हैं तो आपको और कोई प्रमाण पत्र चाहिए ही नहीं होता है। 10वीं का प्रमाण पत्र दीजिए, उस पर जो तारीख लिखी है वही आखिरी तारीख होती है, वो मान्य है, वो एक तरह से कहेंगे सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र है। और एक जरूरी बात जिसको मुझे लगता है कि सबको जरूर सुनना चाहिए, ये सब कुछ चल रहा है, इसके बीच में एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूं, 1,54,977 सभी राजनीतिक दलों ने अपने बूथ लेवल एजेंट बनाए हैं। 1,54,977, जिसमें सबसे ज्यादा बीजेपी ने बनाए हैं 52,689, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के हैं 47,504, जनता दल यूनाइटेड के हैं 34,669, ऐसे ही कांग्रेस, यानी हर पार्टी का है। सवाल यह है कि जब इन सारे पार्टियों के बीएलओज हैं तो फिर नाम जुड़वाने और नाम कटवाने में फिर मुश्किल कहां से आ सकती है? जो जायज है उसको जुड़वाइए, जो नहीं है उसको कटवाइए। अभी आपने कहा 10वीं का मार्कशीट तो सब जगह होती है। बिहार जाति सर्वेक्षण 2022 के मुताबिक राज्य में केवल 14.71% लोग ही 10वीं पास हैं। एब्सोल्युटली 15% से भी कम लोगों ने 10वीं की है। कहां से आएगा? नहीं, अगर 15% ये आंकड़ा मुझे लग रहा है थोड़ा सा जनसत्ता का आर्टिकल में से निकाल रहा हूं, और वो कह रहे हैं 2022 का नहीं हो सकता। ये आज के समय में ये कुछ तो गड़बड़ है, 14% नहीं हो सकता है, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट सबके पास है, ठीक है, सबके पास सरकारी योजना के समय में जो प्रमाण पत्र है, जो निवास प्रमाण पत्र है, वो है, वो सारी चीजें। तो मेरा ये मानना है कि मुश्किल है, लेकिन कोल भी प्रक्रिया जब ऐसी चलाई जाती है तो उसमें मुश्किल गेंद अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में। देखते हैं, इंतजार करते हैं क्या वहां से खबर आती है।